Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so all students are happy and healthy. स्टूडेंट्स, मैं कपिल गिरधर एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का रेडियन लर्निंग यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आप सब जानते हैं अभिनंदन बैच में हमने 10 सीरीज के बाद आपने देखा कि हमने कुछ टॉपिक और भी स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने प्रैक्टिस भी किए हैं, क्वेश्चन टैग भी करा है और आपने कंडीशनल टॉपिक भी पढ़ा है। और आज की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और नया टॉपिक कौन सा रहेगा आपका, आप ध्यान दें। तो आज का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, आपका कंजंक्शन है। तो आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है आपको, जिसको बोलते हैं कंजंक्शन। तो कंजंक्शन को किस तरह से डील करेंगे, थोड़ा इसको आसान बनाते हैं। देखिए, कंजंक्शन के नाम में क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान दें तो इसमें लिखा है कन और जंक्शन। जंक्शन, अब देखो जंक्शन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जैसे कि रेलवे स्टेशन में भी जंक्शंस होते हैं, तो वो कई अलग अलग रूट्स को जोड़ते हैं। तो कह सकते हैं जंक्शन का तो मतलब ही क्या होता है, जोड़ना। इसीलिए कंजंक्शन को कुछ राइटर क्या बोलते हैं, ये एक जॉइनिंग वर्ड होता है। इसको क्या नाम दिया जाता है, एक जॉइनिंग वर्ड होता है, ये एक जॉइनिंग वर्ड। और कुछ राइटर्स इसको अपनी बुक में क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं लिंकिंग वर्ड्स। ये क्या मान लिए जाते हैं, लिंकिंग वर्ड्स। और कुछ राइटर्स इसको लिखते हैं कनेक्ट करने वाले वर्ड्स, और इनको लिख दिया जाता है कनेक्टर्स। क्या लिख दिया जाता है, कनेक्टर्स। तो आप चाहे इनको क्या बोलिए, जॉइनिंग वर्ड, चाहे लिंकिंग वर्ड, चाहे कनेक्टर्स, तो बात एक ही है। इनका फंक्शन होता है जोड़ना, यानी ये जोड़ने का रोल प्ले करते हैं। तो आपके मन में डाउट आएगा, सर ये किसको जोड़ते हैं। तो ध्यान दें, एक कंजंक्शन जो होता है एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ देता है। एक आप देखोगे तो वर्ड से जो बड़ा ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेज। तो एक फ्रेज को दूसरी फ्रेज से जोड़ने का रोल प्ले करता है। आप देखेंगे तो ये क्लोज को, एक क्लोज को दूसरी क्लोज से और एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का रोल प्ले कौन करेगा, माय डियर, कंजंक्शन करेंगे। तो वर्ड को, फ्रेज को, क्लोज को और सेंटेंस को जोड़ने का फंक्शन, उनको ज्वाइन करने का फंक्शन किसको दिया गया है, कंजंक्शन को दिया गया है। अब बच्चे कह रहे सर वर्ड क्या होता है, तो वर्ड को हिंदी में क्या बोलते थे, शब्द। फ्रेज क्या होता है, वाक्यांश, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं। और क्लोज का मतलब जस्ट लाइक अ सेंटेंस, जिसका मीनिंग बन भी सकता है और प्रॉपर मीनिंग नहीं बनता है। लेकिन आप ध्यान रखना कि क्लोज को हिंदी में बोलते थे उपवाक्य, और क्लोज और सेंटेंस एक तरह से सेम ही माना जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो कह सकते हैं ना, वर्ड को, फ्रेज को, क्लोज को और सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड क्या बन जाता है हमारे लिए, कंजंक्शन बन जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखो जब भी मैं कोई कंजंक्शन यूज करूंगा तो आपके मन में डाउट आएगा कि सर कंजंक्शन को यूज कैसे करते हैं। तो ध्यान दें, जब भी आप कंजंक्शन को यूज करोगे तो इसकी एक पोजीशन बनाई गई है। अगर ये दो सेंटेंस को जोड़ता है ना कंजंक्शन, तो जैसे पहले आप कोई कंजंक्शन लिखोगे, फिर एक सेंटेंस आएगा, फिर कॉमा, फिर दूसरा सेंटेंस आ जाएगा। एक तो पोजीशन ये होती है। कभी कभी क्या होता है, दूसरी पोजीशन की, एक सेंटेंस लिखा, फिर आपने एक कंजंक्शन यूज कर लिया, फिर दूसरा सेंटेंस यूज कर लिया। तो इस तरह से भी कंजंक्शन की पोजीशन बन जाती है। तो देखा जाए तो कंजंक्शन की कितनी पोजीशन हुई, दो पोजीशन। या तो दो सेंटेंस के शुरू में लिख दो इसको, या दो सेंटेंस के बीच में लिख दो, और इसको बोला जाता है ज्वाइन करने वाले वर्ड्स कंजंक्शंस। एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं आपके लिए कि when you called me, comma, I was doing my work। इस तरह से I was doing my work। बड़े ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने दो सेंटेंस दिखाया आपको, कॉमा यूज किया है बीच में, लेकिन क्या आप जान पाओगे इसमें कंजंक्शन कौन है। तो देखिए ध्यान से, हमने इस सेंटेंस के शुरू में ही किसको यूज कर लिया है, when को। तो कह सकते हैं दो सेंटेंस से
पहले नंबर पे जो वर्ड आता है उसको क्या बोल दिया जाता है, कंजंक्शन। तो व्हेन इसका क्या माना जाएगा, कंजंक्शन माना जाएगा। अब बच्चे कह रहे सर क्या इसको उल्टा किया जा सकता है सेंटेंस को? बिल्कुल किया जा सकता है। आप ऐसे लिख दीजिए कि आई वॉज डूइंग माई टास्क when you called me। अब जरा ध्यान से देख लीजिए, तो अब ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस बार फिर से हमने कंजंक्शन यूज किया है, लेकिन पोजीशन कहां चला गया कंजंक्शन का? अब देखो बीच में, यानी एक सेंटेंस ये हो गया तो एक सेंटेंस ये हो गया, दो सेंटेंसों के बीच में कंजंक्शन आ गया। तो या तो पहले नंबर पे कंजंक्शन आता है या दो सेंटेंसेस के बीच में कंजंक्शन आता है, तो ये हुआ कंजंक्शन का पोजीशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से कंजंक्शन को हम बोल सकते हैं कि कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन एक जॉइनिंग वर्ड्स है, लिंकिंग वर्ड्स है, कनेक्टर्स है, और किसको जोड़ता है, वर्ड को, फ्रेज को, क्लोज को और सेंटेंस को, इन सब को जोड़ने का फंक्शन कौन करेगा, कंजंक्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके डियर, आगे देखिए। अब आगे देखते हैं कि कंजंक्शंस में और क्या बातें ध्यान रखनी है। तो देखिए जरा स्टूडेंट्स, अब एक कंजंक्शन का मोटिव और क्या हो सकता है कि हम और क्यों यूज कर रहे हैं कंजंक्शन को, तो ध्यान देना, ये सारी की सारी कंजंक्शंस आप यूज करने वाले हैं, इनका अलग अलग उद्देश्य हो सकता है, अलग अलग मोटिव हो सकता है। कुछ कंजंक्शंस ऐसी निकलेगी जब आप देखोगे कि कुछ कंजंक्शन में हम क्या यूज करने वाले हैं, कंडीशन। क्या यूज करने वाले हैं, कंडीशन। यानी कुछ कंजंक्शंस क्या दिखाएंगी आपको, कंडीशन। कौन कौन सी कंजंक्शन होती है जो कंडीशन दिखाती है, तो आप जानेंगे कि कभी कभी हम कंडीशन दिखाने के लिए इफ यूज करते हैं, तो कभी आप यूज कर लेते हैं अनलेस, कभी आप यूज कर लेते हैं प्रोवाइड से बना हुआ प्रोवाइडेड, तो प्रोवाइडेड हो गया। आप यूज करते हैं इन केस, ठीक है, एसेट्रा, कुछ इस तरह के वर्ड्स, ये कंडीशन दिखाने वाले कंजंक्शन है। एक तो कंजंक्शन में क्या दिखाया जा सकता है, कंडीशन। दूसरी चीज कि कंजंक्शन में आप देखोगे तो कभी कभी आप क्या दिखाते हैं, रीजन, कोज, कारण दिखाते हैं। और कारण को दिखाने वाले कौन कौन से कंजंक्शंस होते हैं, तो बड़ा बेसिक सा चल रहा है अभी, आप ध्यान रखें कि पहले हम देखें कि कंजंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं। तो कंजंक्शन को हम किसके लिए यूज करते हैं, रीजन के लिए भी यूज करते हैं। तो कौन कौन से रीजन वाले कंजंक्शन होते हैं, आप हिंदी में क्या मीनिंग निकालते थे, मुझे लगता है हिंदी में आप इसका मीनिंग निकालते थे क्योंकि। आप मीनिंग क्या निकालते थे, क्योंकि। तो एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड होता है बिकॉज, आप यूज करते हो बिकॉज, आप यूज करते हो एज, आप यूज कर लेते हो सिंस, ठीक है, और कभी कभी तो आप यूज कर लेते हैं फॉर। तो ये सब कंजंक्शंस क्या दिखाते हैं, बिकॉज, एज, सिंस और फॉर, ये रीजन दिखाते हैं। अब देखो जहां रीजन होगा तो वहां तो रिजल्ट भी हो सकता है, वहां पे क्या दिखाई दे सकता है आपको, रिजल्ट। तो रिजल्ट के अलग कंजंक्शन हो सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो सिमिलैरिटी दिखाने के लिए बने हुए हैं, सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी के दिखाने वाले कंजंक्शंस कुछ अलग तरह के बन जाएंगे। और कौन कौन से कंजंक्शंस हो सकते हैं, सोचिए जरा। आप देखो कुछ कंजंक्शंस पर्पस दिखाते हैं, मकसद, कि क्यों यूज कर रहे हैं उसको, उसका मकसद क्या है। तो ये सब ऐसे कंडीशन दिखा, यानी ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि कंजंक्शन का मोटिव होता है। ये सारे कंजंक्शन के नीचे नाम लिखे हैं। तो रिजल्ट को दिखाने वाले कंजंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, आप सो यूज कर लीजिए, आप देयरफॉर यूज कर लीजिए, ठीक है, देयरफॉर। आप हेंस यूज कर लेते हैं कभी कभी, हेंस, एसेट्रा। सिमिलैरिटी के लिए आप पेयर यूज करते थे, देखो एज का एज के साथ, ठीक है। और क्या यूज करते थे, पर्पस के लिए आप सो दैट लगा देते थे, इस तरह से। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कंजंक्शन बनेंगे। तो मैं कह सकता हूं कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ता है, लेकिन कंजंक्शन को यूज क्यों करते हैं, तो कंडीशन दिखाने के लिए, रीजन, रिजल्ट, सिमिलैरिटी, पर्पस, या कुछ और भी हो सकता है जो कि धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो मैंने एक रफ आइडिया दे दिया है कंजंक्शन हम क्यों यूज करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। अब आप जरूर चाहेंगे कि आपके एग्जाम्स में जितने कंजंक्शंस आते हैं वो सब आपके सामने रख दूं मैं,
तो मैं एक बार कोशिश करूंगा कि सारे कंजंक्शंस आपके सामने रखूं, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है उसको आप तैयार करेंगे ध्यान से। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर मुझे कंजंक्शन को अच्छे से समझाना है तो मैं सारे कंजंक्शंस जितने भी एग्जाम्स में आते हैं उन सब के नाम लिखता हूं, आप बड़े ध्यान से उनको नोट करें और उनकी कंडीशन को समझने की कोशिश करना। देखो कंजंक्शंस में दो पार्ट आप समझे कि दो पार्ट के कंजंक्शंस एग्जाम्स में आप डील करते हो। एक ऐसा कंजंक्शन हो सकता है जिसको हम बोलते हैं सिंगल वर्ड वाले कंजंक्शन। क्या होते हैं? सिंगल वर्ड वाले कंजंक्शन। सिंगल वर्ड का मतलब यह है कि वो सिंगल वर्ड होगा, अकेला वर्ड होगा, उसके लिए अलग तरह के रूल फॉलो करते हैं। और एक होता है जिसको बोलते हैं पेयर वाले वर्ड्स, यानी पेयर वर्ड्स, वो जोड़ों में दिखाई देंगे। किस में दिखाई देंगे? जोड़ों में। जोड़ों में आप वाले जोड़ों की बात नहीं कर रहे हैं हम कंजंक्शन के जोड़ों की बात कर रहे हैं। आप अपने ऊपर मत लेना बात को, जोड़ों की बात करनी है। और जोड़ों के लिए इसको एक ग्रामेटिकली नाम दिया जाता है और नाम होता है इसका को-रिलेटिव कंजंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? को-रिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है स्टूडेंट, अब आप चाहेंगे मैं कुछ नाम लिख दूं इन कंजंक्शंस के जो एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, तो ध्यान देना, आप बारी बारी से नोट कर लो और आप देखना इसमें से कितने कंजंक्शन आप अच्छे से समझते हो। देखो सबसे पहले कि मैं अगर सिमिलैरिटी दिखाता हूं तो सिमिलैरिटी को दिखाने के लिए, स्टेटमेंट को सेम दिखाने के लिए, बैलेंस दिखाने के लिए मैं एंड यूज कर सकता हूं। अगर मुझे अपोजिट कंडीशन दिखानी है और मुझे स्टेटमेंट में क्या दिखाना है, कंट्रास्ट शो करना है, तो मैं डेफिनेटली उस कंट्रास्ट को शो करने के लिए बट यूज करूंगा। लेकिन ध्यान देना, जहां आप बट लगाते हो ना, तो बट के इक्विवेलेंट होते हैं, दो टाइप कंजंक्शन बोलते हैं उसको। दो टाइप कौन कौन से कंजंक्शंस होते हैं? आप यूज करते हैं दो, इवन दो, इवन दो, इवन इफ, इवन दो, इवन इफ, इवन इफ। तो ये कुछ कंजंक्शंस है जो एग्जाम्स में खास करके आ जाते हैं। दो, इवन दो, इवन इफ, और एक लिख लो ऑल दो। ऑल दो, एक के बाद दो आता है ना, तो ये वो वाला दो है। ऑल दो, इवन दो, इवन इफ। सो यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। आप देयरफॉर यूज कर सकते हैं, देयरफॉर। तो ये एसेट्रा, कुछ इस तरह के कंजंक्शन सिंगल वर्ड वाले कंजंक्शन बन जाते हैं। अब बच्चे कह रहे सर पेयर वाले कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान दो, पेयर वाले कौन कौन से कंजंक्शन होते थे? आप यूज करते थे इधर, इधर। तो इधर का पेयर क्या लिखते थे आप लोग? और। अगर आप लिखते थे निदर, निदर, तो निदर का पेयर क्या लिखते थे जरा बता दो? आप कहेंगे सर नोर। ये याद करना है आपको। एज अ स्टूडेंट सबसे पहला टारगेट होता है इन पेयर को याद करना। तो मैं चाहूंगा मैं कुछ खास पेयर लिख दूं आपके लिए ताकि आप याद करना शुरू कर दें कि जब भी आप इधर यूज करेंगे तो और लिखें, निदर के लिए क्या लिखते हैं? नॉर। अगर मैं करता हूं आपके लिए नॉट ओनली, नॉट ओनली, तो नॉट ओनली का जो पेयर होगा वो क्या होना चाहिए? बट ऑल्सो होना चाहिए। नॉट ओनली का पेयर क्या लिखना पड़ता है आपको? बट ऑल्सो। और कौन कौन से पेयर होते हैं जरा ध्यान दीजिए। और पेयर यूज करते थे आप, बोथ का पेयर। बोथ का पेयर क्या होता था? एंड। ये साथ साथ बोलना है आपको, सभी स्टूडेंट को साथ साथ बोलना है। अगर आपने कभी पढ़े हैं पेयर्स तो याद करें कि बोथ का पेयर क्या होता था? बोथ का पेयर बनाते थे हम लोग एंड, लेकिन लिखा एग्जाम में जनरली मिलता है आपको एज वेल एज और along with, वो गलत होता है। तो बोथ का पेयर क्या होता है? एंड। आपने देखा होगा बिटवीन यूज करते थे एज अ प्रीपोजिशन। तो बिटवीन का जो प्रीपोजिशन होते हैं उसका जो पेयर होता है वो फिर से हमारे क्या लगाना होता है? एंड लगाना है। बिटवीन का पेयर क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। वेदर का पेयर, ध्यान दीजिए, वेदर का पेयर हमें लिखना होता है और, यानी अगर और लिखा है तो पेयर क्या बन जाता है? वेदर भी बन जाता है जब चॉइस दी होती है। जब आपको चॉइस दी होती है तो और लिखा होता है, तो उस वाले केसेस में वेदर यूज किया जा सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट, आपने देखा होगा हार्डली, हार्डली, स्कार्सली, हार्डली और स्कार्सली लिखा हुआ है। तो हार्डली स्कार्सली का पेयर हमें क्या लिखना होता है? व्हेन।
ओके डियर स्टूडेंट्स, व्हेन। नो सूनर का पेयर क्या लिखते थे जरा बताओ? नो सूनर, नो सूनर का पेयर हम लिखते थे THANKEN। बच्चे कह रहे सर EN लगा दो। अरे नहीं लगा सकते ना, सून से बनता है सूनर। अरे ये तो कंपेरेटिव वर्ड है, और कंपेरेटिव वर्ड में तो THAN आना ही चाहिए कंपेयर करने के लिए, इसीलिए सूनर का पेयर क्या लिखा जाता है? देन लिखा जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, एज का पेयर एज हो सकता है, सो का पेयर एज हो सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, और कौन कौन से हो सकते हैं? लेस्ट, तो लेस्ट का पेयर क्या लिखते थे? शुड लिखते थे। लेस्ट का पेयर क्या होता है? शुड। और क्या हो सकता है आगे देखिए, तो लेस्ट का पेयर क्या मिला हमें? शुड। तो ये कुछ ऐसे पेयर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ जाते हैं, इन पर आपका ध्यान जाना चाहिए। आप सच यूज करेंगे तो सच का पेयर आपको क्या लगाना पड़ जाता है? दैट लगाना होता है। तो इन पेयर्स को ध्यान देना है। तो कौन कौन से पेयर्स हैं एक बार साथ साथ बोलें। इधर का पेयर और होता है, निदर का पेयर नोर, नॉट ओनली का पेयर होता है बट ऑल्सो, और आगे देखिए बोथ का पेयर एंड, तो बिटवीन का पेयर भी एंड होता है, वेदर और, हार्डली स्कार्सली का पेयर व्हेन। और आप देखें नो सूनर का पेयर देन, एज का पेयर, यानी एज का एज, सो का भी एज होता है, और लेस्ट का पेयर शुड, और सच का पेयर दैट होगा। तो इन तरह से आपको समझना पड़ना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखें आप। अब आगे देखते हैं। अब बच्चे चाहेंगे कि मैं कुछ पेयर्स आपको दिखाऊं कि किस तरह से यूज किए जाते हैं, सो दैट आपका क्वेश्चन गलत ना हो। देखो मेरे ध्यान से, अब मैं आपको पेयर्स लिखवा रहा हूं और उनकी कंडीशन समझा रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे पेयर लगेंगे मैं सबसे पहले उनको सिखाऊंगा। देखो सबसे पहला पेयर जो मैं लिख रहा हूं आपके लिए वो है हार्डली। क्या पेयर है? देखो हार्डली, और क्या होता है? स्कार्सली। हार्डली एंड स्कार्सली। तो हार्डली और स्कार्सली जब पेयर यूज किया जाता है ना, तो इसके साथ ध्यान रखना, हार्डली और स्कार्सली का पेयर अगर मुझे यूज करना है तो मैं क्या यूज करूंगा? व्हेन यूज करूंगा। पहले तो एज अ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि हार्डली स्कार्सली का पेयर क्या होता है? व्हेन होता है। फर्स्ट स्टेप ये है आपके लिए। ओके, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं और आप समझने की कोशिश कीजिए वो गलत है कि सही है। देखिए अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन तैयार करता हूं कि हार्डली he had reached the station फिर आप लिखते हैं कॉमा द ट्रेन लेफ्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन निकल गई। ठीक है, अब देखो हार्डली ही हैड रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन लेफ्ट, इस तरह से सेंटेंस लिखा हुआ है। तो आपको चेक क्या करना है इसके अंदर कि कंजंक्शनल पेयर मिस्टेक है कि नहीं है। आप देखो तो इसमें मिस्टेक दिखाई देगी आपको, और वो मिस्टेक क्या दिखाई देती है हमें कि अगर मैंने यहां हार्डली यूज किया है तो मुझे यहां पे क्या यूज करना चाहिए? मुझे व्हेन। तो कॉमा से काम नहीं चलेगा, आपको क्या यूज करना चाहिए यहां पे? व्हेन द ट्रेन लेफ्ट होना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, व्हेन होना चाहिए। अब बच्चे कह रहे सर ये तो हमने याद कर लिया था। ठीक है जी, लेकिन आप ध्यान दो सेंटेंस तो अभी भी गलत है, अभी भी गलत है सेंटेंस। बच्चे कह रहे सर अब तो कोई गलती नहीं है क्योंकि पेयर भी सही लग गया अब तो। लेकिन ध्यान देना स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग मिस कर जाते हो और आप बिना रीजन के उस चीज को समझने की कोशिश करते हो। देखिए अब कोई भी सेंटेंस को बनाते हैं ना तो उसके दो मेथड होते हैं, एक नॉर्मल मेथड होता है और एक होता है इन्वर्जन का मेथड। ठीक है, अब इन्वर्जन क्या होता है जरा समझ लो कि अगर मैं बोलूं एक रूल होता है जिसको एक नाम दिया जाता है रूल ऑफ इन्वर्जन, उसको क्या नाम दिया जाता है? रूल ऑफ इन्वर्जन। सर ये रूल ऑफ इन्वर्जन क्या होता है? तो ध्यान दे, रूल ऑफ इन्वर्जन हर जगह पे नहीं लगाया जा सकता, कुछ खास जगहों पे लगाया जाता है, और उन खास जगहों में से एक जगह होती है जिसको बोलते हैं, अगर एक सेंटेंस की शुरुआत, ध्यान से सुन लीजिए,
एक सेंटेंस की शुरुआत अगर मैं नेगेटिव एडवर्ब से कर दूं, किससे कर दूं? नेगेटिव एडवर्ब से कर दूं, तो आप ध्यान रखना, अगर सेंटेंस की शुरुआत किससे की जाती है? नेगेटिव एडवर्ब से। अब बच्चे कह रहे सर एडवर्ब क्या होता है? तो ध्यान कीजिए, एल वाई वाले सब वर्ड क्या होते थे? एडवर्ब होते थे। जनरली 99% केस में यही होता है कि एल वाई वाले वर्ड को ही क्या बोलते हैं हम लोग? एडवर्ब बोलते हैं। देखो ध्यान से, ब्यूटीफुल से क्या बनाते थे आप लोग? ब्यूटीफुली। हार्ड से क्या बनाते थे? हार्डली। स्लो से स्लोली। स्कार्स से स्कार्सली। तो क्या एल वाई वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं? जी हां होते हैं। और क्या ये नेगेटिव है? हेडली का मतलब ही नेगेटिव और स्कार्सली का मतलब ही ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो कह सकते हैं कि ये एक नेगेटिव एडवर्ब है। और अगर एक सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव एडवर्ब से करते हो तो एक रूल फॉलो करना होता है जिसको बोलते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन। और रूल ऑफ इन्वर्जन ये कहता है, क्या कहता है? रूल ऑफ इन्वर्जन कहता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, पहले क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कोई भी टेंस की लिखी हो, पर पहले क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। और फिर बाद में क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। और इसके बाद ये फुल स्टॉप ले सकता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो नॉर्मल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती थी तो क्वेश्चन बनता था, लेकिन अगर मैं नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस को शुरू कर दूं तो मुझे सब्जेक्ट से पहले क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट से पहले लिखना पड़ता है हमें हेल्पिंग वर्ब। और इसी को बोलते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन। तो जरा देखिए क्या लिखा हुआ है? हार्डली ही हैड रीच्ड। गलत है ना, हमें इसमें इन्वर्जन यूज करना होगा। और इन्वर्जन कहता है कि इस हैड को कहां लिखो? यहां, यानी हार्डली के बाद हैड आना चाहिए। तो फाइनली आंसर हो जाएगा हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। है ना इंपॉर्टेंट? ध्यान दे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम्स में आते हैं तो आपको रीजन नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन गलत कैसे हो गया, लेकिन बता रहा हूं मैं आपको बड़े ध्यान से। देखो कि अगर एक सेंटेंस की शुरुआत किससे करते हैं? नेगेटिव एडवर्ब से करते हैं, तो आपको हमेशा क्या फॉलो करना होता है? रूल ऑफ इन्वर्जन। और रूल ऑफ इन्वर्जन क्या होता है? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना। ओके डियर स्टूडेंट, तो पेयर भी ध्यान रखना है और इन्वर्जन का भी ध्यान रखना है। चलो जी, एक क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करते हैं। इस बार आप ध्यान से क्वेश्चन बनाना, क्योंकि अब तो आपको रूल समझ में आ गया होगा। ध्यान दे, अब मैं एक फिर से क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। स्कार्सली आई entered the classroom then my teacher scolded me। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरह से ध्यान रखना है अब आपको कि बड़ी मुश्किल से मैं क्लास में एंटर हुआ था कि मेरी टीचर ने मुझे डांट दिया। अब जरा देख लो, हुआ तो गलत काम है, लेकिन फिर भी हमें सेंटेंस तो बनाना पड़ेगा। देखो जरा ध्यान से, अब हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं इस बार? फिर से नेगेटिव एडवर्ब से। तो इसके जस्ट बाद हमें क्या लिखनी होती है? हेल्पिंग वर्ब। अब क्या लिखे हेल्पिंग वर्ब? तो देखो एंटर तो लिखा ही हुआ है। अब अगर मैं यहां डिड लिखूंगा ना तो मुझे यहां पे फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो मैं अगर यहां हैड लिख दूं ना, अगर ऐसे हैड, तो आगे वो थर्ड फॉर्म बन जाएगी और कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं स्कार्सली हैड आई एंटर्ड द क्लासरूम, और देन नहीं आएगा। हम जान चुके हैं कि हार्डली स्कार्सली का पेयर क्या होता है? व्हेन होता है। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, इस तरह से आपको चलना पड़ेगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये हुआ हमारा पहला पेयर, जिसको बोल सकते हैं हार्डली और स्कार्सली का पेयर व्हेन। आगे देखिए, अब नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट में अगर आपके सामने रखता हूं क्वेश्चन, नो सूनर शी हैड लेफ्ट
द जॉब when her mother scolded her। अब इस तरह से स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब जरा ध्यान दो आप क्लास में, तो अब देखो स्टार्ट किससे कर रहे हो, अभी भी नो सूनर से। अरे तो नो सूनर भी तो एडवर्ब बन जाता है, नो तो इसमें भी लिखा हुआ है, तो नो भी तो एडवर्ब होता है। तो हम कह सकते हैं यहां भी तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इन्वर्जन। तो यहां पे शी हैड नहीं होना चाहिए, होना चाहिए था हैड शी। तो क्या बन जाएगा, हैड शी। और अब आप जान लीजिए कि जो नो सूनर होता है ना, नो सूनर, तो ये जो नो सूनर वर्ड यूज करते हैं, इसका अगर हमें पेयर लिखना होता है तो इसका पेयर हमेशा लिखा जाता है THEN, और जैसे ही लिखोगे गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत, देन नहीं होता। इसका पेयर आप लिखोगे WHEN तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका पेयर होता है THAN। यानी नो सूनर का पेयर आपके एग्जाम्स में या तो देन लिखा जाता है या व्हेन लिखा जाता है, दोनों गलत हैं। सूनर एक कंपैरेटिव वर्ड है, तो यहां पे THAN होना चाहिए, देन लगाना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, आगे ध्यान रखो। तो अब ये जो व्हेन है इसको किस में रिप्लेस कर देंगे, देन में। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा फाइनली, कि नो सूनर हैड शी लेफ्ट द जॉब देन हर मदर स्कॉल्डेड हर। इस तरह से बनाना है। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखो ना, 3 पेयर अब आपके अब मैंने समझा दिए। तो ये सारे पेयर्स आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना हम, जब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ी लॉजिक समझा दूं, आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में आपको अच्छा लगेगा बहुत। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। देखो अब मैं एक पेयर समझाने जा रहा हूं आपको, जिसको बोलते हैं एज का पेयर एज, और एक होता है सो का पेयर एज। एक एज का पेयर एज होता है और एक सो का पेयर एज होता है। तो ये दोनों पेयर कैसे यूज करते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी। तो देखो कैसे यूज करते हैं उसको जान ले जरा। देखो जब भी आप इन पेयर को यूज करते हैं, किसको, एज को और सो एज को, तो पहले पता होना चाहिए कि क्यों यूज करते हैं, उसका रीजन क्या है। तो ध्यान देना, एज का यूज 2 फंक्शन करता है, जबकि सो एज का पेयर 1 फंक्शन करता है। कौन कौन से 2 फंक्शन है, एज का यूज होता है सिमिलैरिटी दिखाना, एक सेंटेंस के अंदर क्या दिखाना, सिमिलैरिटी दिखाना। और इसी का एक फंक्शन होता है कि ये चाहे तो क्या दिखा दे, डिससिमिलैरिटी। डिससिमिलैरिटी का मतलब होता है असमानता, यानी समानता असमानता, सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी। दोनों फंक्शन कौन कर सकता है, एज कर सकता है। बच्चे कह रहे सर क्या होता है ये सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी। देखो जरा स्टूडेंट ध्यान से, अगर मैं बोलता हूं आपका भाई उतना ही बहादुर है जितना कि आप हो, तो ये तो हुई सिमिलैरिटी। ठीक है, अगर मैं को डिससिमिलैरिटी दिखानी तो क्या बोलूंगा, आपका भाई उतना बहादुर नहीं है जितना कि आपका भाई है। इसका मतलब ये डिससिमिलैरिटी है। ठीक है, वह लड़की उतनी ही सुंदर है जितना कि उसकी सिस्टर है, तो इसका मतलब तो सिमिलैरिटी है। वह लड़की उतनी सुंदर नहीं है जितने की उसकी सिस्टर है, और ये क्या माना जाएगा, डिससिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी, समानता और असमानता, ये दोनों फंक्शन कौन कर सकता है, एज का पेयर कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बड़े आराम से हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, दूसरी चीज देख लो, सो एज क्या करता है फिर। तो सो और एज एक ऐसा पेयर है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर सकता है, वो करता है डिससिमिलैरिटी। क्या करता है, डिससिमिलैरिटी। यानी इसका फंक्शन सिर्फ क्या करता है, डिससिमिलैरिटी, मतलब असमानता दिखाने के लिए ही इसका यूज किया जा सकता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखो डिससिमिलैरिटी तो दोनों कर सकते हैं,
बच्चे कह रहे सर हमें कैसे पता चलेगा डिसिमिलरिटी? अरे नोट लिखा होगा कि वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो तो ये डिसिमिलरिटी होगा। नोट लिखा मिलेगा, अगर नोट लिखा मिलेगा तब आप क्या मान लेना उसको डिसिमिलरिटी। नोट नहीं लिखा होगा तो आप उसको क्या मान लेना सिमिलैरिटी। और सिमिलैरिटी दिखाने का राइट सिर्फ किसके पास होता है? एज का एज के साथ। ओके डियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब देखिए दूसरी बात क्या ध्यान दे, क्योंकि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो देखना बहुत जरूरी है। देखो अगर मैं लिखता हूं कि शी इज एज स्मार्ट या स्मार्टर, शी इज एज स्मार्टर एज हर सिस्टर इज, हर सिस्टर इज, कि वह उतनी ही स्मार्ट है जितनी कि उसकी सिस्टर है। तो बताओ ये सिमिलैरिटी है कि डिसिमिलरिटी है? तो बच्चे कह रहे सर इसमें नोट नहीं लिखा हुआ तो ये है सिमिलैरिटी। ये क्या है? सिमिलैरिटी। अगर ये सिमिलैरिटी है तो मैंने पेयर क्या यूज किया? मैंने पेयर यूज किया एज का पेयर एज। क्या यूज कर लिया? एज का पेयर एज। और अब ध्यान दे तो ये स्मार्टर होना चाहिए कि स्मार्ट होना चाहिए? बच्चे कह रहे सर होना तो स्मार्ट चाहिए, लेकिन आपने तो स्मार्टर लिखा है। तो ध्यान देना कि जो ये दो पेयर हैं इसमें पहली मिस्टेक तो एग्जाम्स में ये की जाती है कि पेयर सही तरीके से नहीं लिखा होगा। हो सकता है एज का पेयर दैट बना दिया जाए, ठीक है, या कुछ और मिस्टेक हो सकती है पेयरवाइज। लेकिन इनके बीच में जो वर्ड यूज करोगे ना वो हमेशा कौन सी डिग्री होनी चाहिए? पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। कैसी डिग्री होनी चाहिए? पॉजिटिव डिग्री। बच्चे कह रहे सर पॉजिटिव डिग्री होती क्या है? तो पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है, पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है हार्ड। जैसे हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। आप लिखते थे याद करो, हाई, हायर, हाईएस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है, केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। इस तरह से गुड, बेटर, बेस्ट। यानी हमें ना तो कंपैरेटिव वर्ड यूज करना है जिसमें ER लगा होगा, ना सुपरलेटिव वर्ड यूज करना है जिसमें मोस्ट और EST लगा होता है। हमें सिंपल वर्ड चाहिए जिसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। तो ER लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ लिखना चाहिए था एज स्मार्ट एज हर सिस्टर इज। ठीक है ना, इस तरह से चलना पड़ेगा। तो देखो पेयर भी सही है, एज का पेयर सिमिलरिटी दिखा सकता है, और आपने देखा बीच की डिग्री भी क्या कर दी हमने पॉजिटिव, तो मतलब सेंटेंस सही बन गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बिल्कुल सही माना जाएगा सेंटेंस। ठीक है, एक और देख लो, चलो एक सेंटेंस और बना के देख लेते हैं एक बार। देखो अब बताना कहां मिस्टेक कर दी मैंने। मैं लिखता हूं प्रिया runs as fast as her brother is, या her brother does, सॉरी, इस तरह से। अब जरा देखो अब कैसे बनाना है इसको। तो आप देखोगे प्रिया रन्स, वह रन करती है एज को एज से, तो ये सिमिलरिटी है कि डिसिमिलरिटी है? बताओ। ये आप कहोगे सर सिमिलरिटी है, लेकिन इसी सेंटेंस को मेरे को डिसिमिलरिटी दिखाना हो तो मैं क्या लिखता आपके लिए? प्रिया डजंट। क्या लिखेंगे आपके लिए? प्रिया डजंट रन एज फास्ट या फास्टर एज हर ब्रदर इज, या हर ब्रदर डस, इस तरह से। अब जरा ध्यान दो, बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि एक कॉमन मिस्टेक आपको दिखाई देगी जो कि सबको पता चलनी चाहिए। कि पहली चीज कि डिग्री देखो आप कौन सी यूज कर रहे हैं, डिग्री कौन सी यूज कर रहे हैं। पेयर तो इसमें क्या लिखा हुआ है? एज, ठीक है, लेकिन आप ध्यान दे बीच की डिग्री फास्ट तो हो सकती है पर फास्टर नहीं होगी, तो इसीलिए ER लगाने की दोनों में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली मिस्टेक तो ये है।
अब मैं कहूं कि इस क्वेश्चन को मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूं और आपसे पूछूं कि विच पार्ट हैज एन एरर, कौन से पार्ट में मिस्टेक है, तो आप देखो पहले में कोई मिस्टेक नहीं है, रंस लिखा है एज का पेयर, क्योंकि हम नोट नहीं लगा रहे हैं, तो इसीलिए सिमिलरिटी भी दिखाने का राइट सिर्फ एज और एज के पास होता है। लेकिन इसमें तो देखो जरा ध्यान से, नोट लगा हुआ है, तो नोट के लिए एज होना चाहिए कि सो एज होना चाहिए। तो जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है ना, तो बच्चों को लगता है कि मिस्टेक कहां हो गई है, एज में, पर खुशी की बात यह है कि इसमें तो कोई एरर है नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस भी सही है, ऊपर वाला भी सही है। बच्चे कह रहे सर सो लगाना चाहिए था, अरे तो सो लगाते तब भी ठीक था। ध्यान दो, हमने क्या सीखा है कि जब कभी नोट लगा होगा, जब कभी नोट लगा होगा, तो नोट लगाने के लिए क्या ध्यान रखेंगे, जब कभी नोट लगा होगा तो डिसिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी में नोट लिखा मिलेगा आपको, ध्यान दें, नोट लिखा मिलेगा, तो नोट लगाने का फंक्शन तो दोनों पेयर कर सकते हैं ना, तो एज लिखा तो भी ठीक है, सो एज लिखा होता तो भी ठीक है, दोनों सही माने जाते हैं। इसीलिए ये सेंटेंस में बिल्कुल एज भी सही माना जाएगा, सो एज भी सही माना जाएगा, मतलब सही है, सेंटेंस गलत नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से चलना पड़ेगा आपको, और इन्हीं को बोल देते हैं एक ऐसा पेयर जो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के लिए बनाया गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं कोई और सेंटेंस, एक और आपके लिए। देखिए अब आप निकालेंगे एरर कि माई फ्रेंड इज सो brave as her father, हर या हिज जो भी है, फादर इज। ओके, अब क्योंकि फ्रेंड लिखा है तो फ्रेंड क्या होता है, हमेशा कॉमन जेंडर, तो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, इसीलिए ये मान के चल रहे हैं कि जो लड़का नहीं मेरा फ्रेंड कैसा रहा होगा, लड़की, तो हर फादर इज। तो आप ध्यान दें कैसे बनाएंगे इसको, इसमें पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और आपको बताना है कि विच पार्ट हैज एरर। तो यहां पे तो कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि माय फ्रेंड इज तो बिल्कुल सही लिखा है। हर फादर क्यों लगा है, क्योंकि ये मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, इसीलिए यहां भी कोई मिस्टेक नहीं है। अब बताओ क्या सो ब्रेव एज हो सकता है क्या? अब बच्चे कहेंगे सर बिल्कुल हो सकता है। अरे नहीं हो सकता भाई, आप देखो सो एज ये एक ऐसा पेयर है जो सिमिलरिटी दिखा ही नहीं सकता। सो एज, क्योंकि इस सेंटेंस में सिमिलरिटी है, नोट तो लगा नहीं हुआ इसके अंदर, तो सो और एज नहीं हो सकता, ऐसा लिखना गलत होगा। तो यानी जब कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस का बनाना हो तो सो नहीं आता, हमें दोनों साइड क्या लगाना होता है, एज है। तो फाइनल आंसर होना चाहिए माई फ्रेंड इज एज ब्रेव एज हर फादर इज, इस तरह से लिखना चाहिए आपको। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि किस तरह से इसको डील करना है। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं और एक पेयर और कर लेते हैं, बड़े ध्यान से करना है इस पेयर को। देखो तो एक पेयर आप लोग देखते थे जब हम यूज करते हैं पेयर को, एक पेयर हो गया आपके लिए टू का पेयर, टू का पेयर क्या होता है, टू, और एक पेयर हो जाता है सो का पेयर दैट, सो का पेयर दैट। तो टू का पेयर क्या बना, टू, सो का पेयर क्या बना, दैट। इस तरह से चलना पड़ेगा आपको। तो अब ध्यान दें, तो टू और टू का जब पेयर लिखा जाता है ना, तो यह एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है। इसको हम बोल सकते हैं कि यह कैसा पेयर है, यह एक नेगेटिव पेयर है। इसको मान लिया जाता है कि एक नेगेटिव पेयर है। तो क्या इस सेंटेंस में नोट लिखा जा सकता है? आंसर है नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि यह तो एक नेगेटिव पेयर माना जाता है। फिर दूसरी बात, सो दैट जब आप लिखोगे तो ये एक पॉजिटिव पेयर है। ये कैसा पेयर है जी, पॉजिटिव है। तो इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा आपको, नोट लगाना पड़ेगा। अगर आप क्या करना चाहते हो, इन दोनों को सेम बनाना चाहते हो, इन दोनों के मीनिंग को सेम करना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, तो टू और टू की ट्रांसफॉर्मेशन अगर सो दैट से करोगे तो आप ध्यान देना, इनको सेम बनाने के लिए हमें इस पेयर में नोट लगाना पड़ता है, और उसमें तो नोट आ ही नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर तो पहले से ही नोट माना गया है। अब देखो जरा, जैसे मैं लिखूं ही इज, एक सेंटेंस लिखते हैं, ही इज
टू वीक, ही इज टू वीक, ही इज टू वीक टू मूव, ही इज टू वीक टू मूव। इस तरह से लिख दिया मैंने आपको। अब इसी को मुझे क्या करना है, दोबारा से ट्रांसफॉर्म करना है, तो मैं सेम मीनिंग बनाना चाहता हूं। तो बताओ इसका मीनिंग क्या बनता है कि ही इज टू वीक टू मूव, कि वह इतना ज्यादा कमजोर है, इतना ज्यादा कमजोर है, इतना ज्यादा कमजोर है कि चल फिर नहीं सकता है। ध्यान दे, ही इज टू वीक टू मूव, वो इतना कमजोर है कि चल फिर नहीं सकता है। तो इसीलिए अब लिखने का तरीका क्या रहेगा, ही इज, अब मैं इस टू को बदल दूंगा सो में, ही इज सो वीक, तो बन जाएगा ही इज सो वीक, ही इज सो वीक। अब क्योंकि मुझे दैट लिखना है आगे, दैट ही कैन नहीं लिखना, अब कैन लिख दिया आपने, लेकिन नोट लगाना मत भूलना, क्योंकि नोट लगाओगे तभी तो बैलेंस बनेगा, क्योंकि इसके अंदर तो पहले से नेगेटिव है। क्या मीनिंग है, इतना कमजोर है कि चल फिर नहीं सकता है, तो नहीं इसके अंदर पहले से है, लेकिन इसमें तो नहीं लगाना पड़ेगा ना आपको। ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट ही कैन नॉट मूव, ही कैन नॉट मूव। इस तरह से चलना पड़ेगा, तो आप ऐसे बनाएंगे और अब इन दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ जाता है वो ये होता है, तो ध्यान देना, टू का पेयर टू ही होना चाहिए और सो का पेयर अगर आ गया, अगर सो लिखा तो आगे क्या लिखना पड़ेगा, दैट लिखना पड़ेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आज इतना काफी रहेगा, आज की क्लास में इतना। हम थोड़ा कंजंक्शन और बढ़ाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में और बड़े ध्यान से, डेडिकेटली आप सभी वीडियोस को ध्यान से देखते हुए नोट्स बनाइए, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।